नमस्कार दोस्तों। ISPCS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैंने पूरी स्ट्रेटजी बताने की कोशिश की है, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप इसको 2x स्पीड पे देख सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक बर्ड आई व्यू देने की कोशिश की थी बीपीएससी मेंस को लेकर और एक ओवरऑल स्ट्रेटजी बताया था कि आप बीपीएससी मेंस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। अगर से आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो उसी क्रम में ये मेरा दूसरा वीडियो है। यहाँ मैं आपसे बात करूँगा स्पेसिफिकली GS1 की स्ट्रेटजी के बारे में कि आप कैसे GS1 को हैंडल करें और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। दोस्तों, GS1 के पेपर में आप अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टैटिक नेचर के होते हैं, क्योंकि GS1 का नेचर काफ़ी स्टैटिक होता है। और अगर से करंट सेक्शन को छोड़ दे तो आपको एग्ज़ाम से पहले ही पता होता है कि क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ टॉपिक्स को कवर करूँगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं टॉपिक्स। GS1 के टॉपिक्स में कवर करूँगा कि क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं GS1 में। बुक्स, आप कौन कौन से बुक्स रेफ़र कर सकते हैं। मैंने कोशिश किया है कि यहाँ पे आपको मिनिमम रिसोर्सेज बताऊँ, क्योंकि बुक ज़्यादा इकट्ठा करने में कोई फ़ायदा है नहीं। आपको मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करने और मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं। सेक्शन टू बी फोकस्ड, आपको हर पार्ट में, हिस्ट्री में, करंट में और स्टैट में किस किस चीज़ को फोकस करना है, मैं उसकी बात यहाँ करूँगा। और चौथी चीज़ है फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस केम इन मेंस। मेंस में क्वेश्चन आते क्या कहाँ से हैं, मेंस में क्वेश्चन पूछे कहाँ जाते हैं। चाहे करंट की बात हम कर लें या फिर हिस्ट्री की बात कर लें या फिर स्टैट्स की बात कर लें, तो क्वेश्चन फ्रेम कैसे होते हैं, इस चीज़ को आप PYQ से भी समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आते कहाँ से। बट उसकी बात मैं इस वीडियो में करूँगा आगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि GS पेपर 1 जो होता है वो टोटल 300 मार्क्स का होता है। आपको इसमें 3 घंटे मिलेंगे और आपको इसमें 8 क्वेश्चन करने रहेंगे। पहला हमारा हो गया हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, दूसरा हो गया हमारा करंट अफेयर और तीसरा हो गया हमारा स्टैट्स। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर टोटल 114 मार्क्स का होता है, करंट अफेयर 114 मार्क्स का होता है और स्टैट जो होता है वो 72 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने रहेंगे, पर क्वेश्चन 38 मार्क्स, सेम ईयर। और इसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे, पर क्वेश्चन 36 मार्क्स। तो हिस्ट्री हमारा पहला सेक्शन हुआ, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। बीपीएससी में हिस्ट्री पोर्शन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है आर्ट एंड कल्चर, दूसरा पार्ट होता है रिवॉल्ट एंड अपराइजिंग, तीसरा पार्ट होता है नेशनल मूवमेंट इन बिहार और चौथा पार्ट होता है फिलोसफिकल पार्ट। तो अगर से हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो इसमें कुछ फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, वो हर साल आते हैं। इसको मैं भी आपको क्वेश्चन पेपर के थ्रू भी दिखाऊंगा, पर फिक्स्ड पैटर्न होते हैं। एक होता है मॉडर्न कला, मॉडर्न आर्ट, दूसरा होता है पटना कलाम पेंटिंग, तीसरा होता है पाला आर्ट और एक चौथा होता है क्वेश्चन कि आपको टोटल ओवरव्यू ऑफ बिहार आर्ट एंड कल्चर। क्वेश्चन इसमें तो स्पेसिफिकली पूछ लेगा, बट ये क्वेश्चन में आपको तीनों के बारे में लिखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल जो है। ऑल्टरनेट ईयर, अगर ये पूछ लेगा किसी साल तो पिछले अगले साल ये दोनों पूछेगा, किसी साल ये पूछ लेगा तो बाकी दोनों पूछेगा। ये ऐसे ही चलते रहते हैं। और एक इसमें चौथा ये भी होता है मधुबनी पेंटिंग। एक्चुअली ये पेपर में ऐसे एज खास पूछता नहीं, दिया नहीं है, बट आप सेफ साइड रहने के लिए ग्लांस थ्रू कर सकते हैं। 1-2 पेज का आप नोट्स बना के उसको अपने पास रख सकते हैं। आप ये कोशिश करिएगा कि जब भी आप आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन अटेम्प्ट, देखिए इसमें सबको पता होता है कि क्वेश्चन क्या आने वाले हैं। इसमें आप डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंस आप कुछ वैल्यू एडेड पॉइंट देके क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चंस में डायग्राम बना सकते हैं, आप क्वेश्चन में डायग्राम बना सकते हैं, आप क्वेश्चंस को फ्लो चार्ट के थ्रू समझा सकते हैं कि पेंटिंग का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को एनरिच करने के लिए। दूसरा पार्ट हुआ रिवॉल्ट एंड अपराइजिंग। इसमें भी 3-4 ही टॉपिक्स हैं जिससे घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है। मुंडा रिवॉल्ट हो गया, संथाल रिवॉल्ट हो गया, 1857 का विद्रोह हो गया और कुंवर सिंह का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया। यही 4 क्वेश्चन हैं जो हर साल ऑल्टरनेटिव ईयर्स में पूछे जाते हैं। मुंडा पूछ लेगा तो संथाल और 1815 से यही 4 क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं। ये दोनों आप कह सकते हैं 1857 का रिवॉल्ट और कुंवर सिंह का कंट्रीब्यूशन, ये बिहार की हिस्ट्री के अंदर आते हैं। इसमें भी आप कोशिश करिए कि प्रॉपर डायग्राम बनाएं। अगर मुंडा रिवॉल्ट या संथाल रिवॉल्ट के बारे में पूछ रहा है तो आप डायग्राम को थोड़ा दिखा सके कि ये रिवॉल्ट कहाँ हुआ था, प्रॉपर लेबल कर सके। तो अगर आप क्वेश्चन में ये सब चीज़ें करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एग्जामिनर की नज़र आपके पेपर में पड़ेगा, आपकी कॉपी दूसरी कॉपी से अलग लगेगी और आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। आप यही सोच लीजिए अगर आपको हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं तो आप 8 2 16 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि फाइनल लिस्ट में आपका नाम लाने में काफ़ी मददगार होगा। तीसरा पार्ट हुआ हमारा नेशनल मूवमेंट इन बिहार। इसमें आप देख सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जो हुआ था, NCM और खिलाफत मूवमेंट 1920 का, चंपारण सत्याग्रह, CDM हो गया 1942 का, पीजन मूवमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू स्वामी सहजानंद, ये पूछता है।
तो इसमें भी ये 5-6 पार्ट हो 4-5 पार्ट हो गए जो आपको हर साल क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको ये करना है कि अगर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको बिहार का रेफरेंस देना है। हर क्वेश्चन में आपको बिहार का रेफरेंस देना है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे बिहार में कौन एक्टिव था, बिहार में क्या हो रहा था, ये आपको हर क्वेश्चन में डालना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद हमारा हो गया फिलोसफिकल पार्ट। फिलोसफिकल पार्ट में आप देखेंगे गांधी, नेहरू, टैगोर के सोशल एंड कल्चरल थॉट्स के बारे में पूछता है। डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन प्लस इसमें टेक्निकल एजुकेशन को भी आप लिख सकते हैं। प्लस डेवलपमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। तो इसमें भी ये 4 पार्ट हैं। इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी साल गांधी का पूछेगा तो नेहरू या टैगोर का अगले साल पूछेगा, या फिर नेहरू को पूछेगा तो बाकी दोनों को पूछेगा। तो यहाँ पे ऐसे चलते रहता है। तो अगर से आप यहाँ टोटली देखें तो आपके पास टॉपिक्स कितने हैं, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, कुल मिला के आपके पास टोटल 16 टॉपिक्स हैं। कुल मिला के आपको हिस्ट्री के सेक्शन में कुल मिला के आपको हिस्ट्री में टोटल 16 टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसमें से आपको 3 का आंसर देना होता है। आपको पूरे के पूरे 16 भी नहीं पढ़ने हैं। आप कोशिश करिए प्रीवियस ईयर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर से जो पूछा है वो आप छोड़ सकते हैं नेक्स्ट ईयर पढ़ने के लिए, या फिर उस पर कम फोकस कर सकते हैं। मैं ये बोलूँगा कि आप पूरी तरह छोड़िए मत, उसको अपने प्रायोरिटी पे थोड़ा लेस रखिए, और उसके अलावा जो क्वेश्चन नहीं पूछे गए आप उससे फोकस करिए। क्योंकि अल्टीमेटली ये देखिए, आप प्री के बाद अगर से मेंस देने जा रहे हैं तो वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आप बीपीएससी का मेंस दे रहे हैं, तो आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो आप उसको छोड़िए मत कोई टॉपिक, क्योंकि सिर्फ 16 टॉपिक हैं, उसको आप पढ़ के अच्छे से जाइए। उसके आप नोट्स बना लीजिए, 4-4, 5-5 पेज के नोट्स बना लीजिए। उसको आप सिर्फ रट के जाइए और एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस करिए। उसमें कोई दिमाग नहीं लगेगा, कोई साइंस नहीं है। सिंपली आप जाके रट के जाइए और उसको रिप्रोड्यूस करिए। इसकी हम बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो पहला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बुक लिस्ट की बात हम कर लेते हैं। पहला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपको देखना पड़ेगा। आप देखिए कि पिछले साल क्वेश्चन क्या आया था, उसी हिसाब से आप अपना प्लान कर पाएंगे कि आगे आपको स्ट्रेटजी क्या अपनानी है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं। प्लस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप मॉडल आंसर भी उठा सकते हैं बहुतों के, कि आप अपना जब मॉडल आंसर बनाइए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक्स उठा के उसमें लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। केबीसी नैनो की ठीक होती है, आप केबीसी नैनो की पीवाईक्यू ले सकते हैं। इसकी मैं भी फोटो दिखा दूंगा, बहुत बच्चों को नहीं पता होती है। दूसरा है कि सृजन की आती है बीपीएससी हिस्ट्री के लिए। ये एग्जाम के शायद 2.5 महीने या 2 महीने पहले निकलती है। ये आप अगर से आप राजेंद्र नगर में है तो वहाँ से मिल सकती है आपको, या फिर आप अगर से पटना में है तो छोटू बुक स्टॉल से मिल सकती है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। इसमें भी आपको हिस्ट्री के सारे टॉपिक मिल जाएंगे जिसकी मैंने ऊपर बात की है। तीसरा है कि स्पेक्ट्रम, वो थॉट्स के लिए। ये वाली स्पेक्ट्रम नहीं है जो आप मॉडर्न हिस्ट्री के पढ़ते हैं, ये स्पेक्ट्रम है जो गांधी, नेहरू, टैगोर के थॉट्स के लिए है। उसकी मैं फोटो दिखा दूंगा, ये भी आती है। प्लस एक और है कि आप राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम पढ़िए, जो प्री में पढ़ते हैं हम, उसको भी आप पढ़िए। उसमें जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, एनसीएम हो गया, खिलाफत हो गया, चंपारण, सीडीएम, पीजन मूवमेंट, ये सब चीज़ें उसमें आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से मिल जाएंगे। बाकी आपको बिहार के पर्सपेक्टिव से आपको कहाँ मिलेंगी, आप सृजन में पब्लिकेशन में देख सकते हैं, आप पीवाईक्यूज़ में आपको मिल जाएगा। प्लस बहुत लोग बिहार समग्र भी यूज़ करते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर को एनरिच करने के लिए। क्योंकि बेसिकली देखिए, आपको अपने आंसर में डिफरेंस क्रिएट करना है। सारे लोग वही रिसोर्स यूज़ करेंगे तो फिर कोई डिफरेंस क्रिएट होगा नहीं। तो आपको ये करना है कि, तो बेसिकली आपका रणनीति होनी क्या चाहिए। आपको कोई, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ रहे हैं या मूवमेंट पढ़ना चाहते हैं, तो पहले आप ये देखिए कि प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस क्या पूछे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट से। आपने उसको देख लिया, उसके बाद आप पहले यह करिए कि आप केबीसी नैनो में अगर सब उसको देख रहे हैं तो उसमें देख लीजिए कि उसका आंसर क्या लिखा था। उसका आंसर आपको मिल गया वहाँ पे। सेकंड, आपको ये करना है कि आपको सृजन पब्लिकेशन जो है उसमें से क्विट इंडिया मूवमेंट देख लेना है, प्लस अपना स्पेक्ट्रम में से देख लेना है। यहाँ पे आप तीनों चीज़ देख लिए। उसके बाद आपको अपना एक नोट बनाना है, 4-5 पेज का नोट बनाना है, क्योंकि आपको मिनिमम 400 वर्ड यहाँ लिखने होते हैं 4 पेजों के। तो आपको नोट बनाना होगा 4-5 पेज का क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। आपको सब में से जो सबसे अच्छा पॉइंट्स लगे उसको उतार लेना है और वो रख लेना है, और उसको बस रखते रहना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाने हैं। इसी तरह बाकी सारे हिस्ट्री के टॉपिक्स को टैकल कर सकते हैं। और एक बात कि आप कोशिश करिए, अगर आप क्विट इंडिया मूवमेंट लिख रहे हैं, या फिर एनसीएम लिख रहे हैं, या फिर आप कोई और भी टॉपिक लिख रहे हैं हिस्ट्री का, तो आप कोशिश करिए कि आप जो 4 या 5 पेज का नोट्स बनाएं, वो नोट्स ऐसा बने कि अगर आप क्विट इंडिया मूवमेंट में कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो आप उस नोट्स को यूज़ करके आप लिख सकें। जैसे आप ओवरऑल इंडिया में क्या चल रहा था वो डालिए, उसमें लीडर्स का नाम डालिए, बिहार के लीडर का नाम डालिए, बिहार में क्या चल रहा था वो डालिए। बेसिकली आपको होलिस्टिक नोट तैयार करने हैं। आप नोट ऐसा तैयार करिए कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके पास कंटेंट सेम हो, आप उस कंटेंट को अलग अलग जगह यूज़ कर सकें। आप हर चीज़ के लिए अलग कंटेंट नहीं बना सकते। आप एक ऐसा कंटेंट तैयार करिए जिसको आप बाकी और जगह पे आराम से यूज़ कर सकें। जैसे वो कहते हैं ना कि जो दुकान में ग्रेवी सेम होती है उन लोगों की, जैसे उसमें पनीर मसाला बना देंगे, उसमें चिकन मसाला बना देंगे, उसमें गोभी मसाला बना देंगे, तो ग्रेवी सेम होती है। तो आपको ग्रेवी सेम रखनी है, बाकी क्वेश्चन की तरह आपको क्यूरेट करते रहना है अपने कंटेंट को। दूसरा पार्ट है हमारा करंट अफेयर का। करंट अफेयर में बच्चों को बहुत डर लगता है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि भाई करंट अफेयर क्या पूछ लेगा, कहाँ से पूछ लेगा,
दुनिया भर का पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। बट आपको ये याद रखना है करंट अफेयर्स में आपको मेजर थीम, आपको जो बड़े बड़े ब्रॉड थीम है आपको उसको फोकस करना है, क्वेश्चन उसी में से आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए करंट अफेयर्स का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बताना बहुत हार्ड होता है। कोई अगर से कोचिंग ये कह रही है कि हम आपको टू द पॉइंट बता देंगे कि क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो वो आपसे सिर्फ झूठ बोल रही है, आपको सिर्फ बरगला रही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगी। क्योंकि करंट अफेयर को बताना काफ़ी मुश्किल होता है कि करंट अफेयर क्या आएगा, लेकिन आपको थीम बताया जा सकता है। आपको बेसिकली ओवरऑल मोटा मोटा थीम बताया जा सकता है कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसको पढ़ने का तरीका। इसमें आप पहले PYQs देखिए। इसमें आप ये देखिए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या पूछे हैं, उसके थीम क्या क्या थे। क्योंकि जनरली जो थीम होता है ना वो न्यूज़ में कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। वो ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं जो आपकी नज़र, अगर से आप तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो आपकी नज़रों से वो टॉपिक छुप ही नहीं पाएगा, वो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को देख लेंगे। अगर से 66 BPSC की बात छोड़ दें तो उससे पहले जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो नॉर्मली टॉपिक पे आए हैं। 66 BPSC में पता नहीं इन्होंने क्या दिमाग में आया एग्जामिनर की कि वो एकदम कॉर्नर्स के टॉपिक ही दे दिए। वो क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था आपको कि वो प्री तक नहीं पूछ सकते थे, पर इन्होंने मेंस पे क्वेश्चन पूछ लिया। उसके 2 लाइन लिखने काफ़ी मुश्किल थे, उसके इन्होंने 4 पेजेस के कोई कैसे लिखे। तो उन क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे हम उसकी बात भी करेंगे। यहाँ पे अपवाद को लेकर नहीं चलना है, जो जनरल ट्रेंड होता है हम उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे PYQs जो है आप उसको देखिए कि टॉपिक कहाँ कहाँ से आते हैं। तो जैसे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आपके लिए लिस्ट डाउन करके रखे हैं। जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन वो जो रिपोर्ट निकालती है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हो गया, या फिर इनइक्वालिटी रिपोर्ट हो गया ऑक्सफैम का। तो इस तरह जो अलग अलग रिपोर्ट आते हैं उस रिपोर्ट का आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वो रिपोर्ट जनरली काफ़ी न्यूज़ में होते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट हो गया, ये सब रिपोर्ट्स काफ़ी बड़ी होती हैं, इस पर आपको ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा हो गया सबमिट। सबमिट में तो आप ये मान के चलिए कि सबमिट में क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो ब्रिक्स का सबमिट हो गया, या फिर सार का सबमिट हो गया, या फिर बिम्स्टेक हो गया। तो कोई भी सबमिट हो गया अगर उस साल हुआ उसके पिछले साल, तो आपको वो क्वेश्चन आना ही आना है। तो वैसा सबमिट आपको तैयार करना है जिसमें इंडिया एज एक्टिव मेंबर काम कर रही हो। तो ऐसे सबमिट को अगर से हुआ है पिछले साल तो उसके क्या क्या आउटकम्स हैं, वहाँ पे क्या क्या बातें हुई, वो आपको नोट डाउन करना है। वो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगर से नहीं भी आएगा तो उसमें से आप जो की पॉइंट्स नोट करेंगे आप उसको दूसरे क्वेश्चंस में भी यूज़ कर सकेंगे। और तीसरा हो गया कोई इंटरनेशनल इवेंट्स कुछ चल रहा हो, जैसे डोकलाम का इशू था तो डोकलाम पे पूछा था, रोहिंग्यास का था, इंडिया रिलेशन विथ नेपाल एंड भूटान था। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, जो बर्निंग इशू होते हैं, वो पूछे जाते हैं, वो पूछ सकते हैं। तो बेसिकली आपको करंट अफेयर ऐसे ही तैयार करना है कि आपको देखना है कि उस पूरे ईयर ब्रॉड थीम क्या। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि ब्रॉड थीम क्या है, इसकी बात भी हम करेंगे रिसोर्स में कि आपको कैसे पता चलेंगे, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ब्रॉड थीम क्या है। तो हम सोर्सेज की बात कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इंग्लिश के लिए भी सोर्स लिख दिया है और हिंदी के लिए भी सोर्स लिख दिया है। तो इंग्लिश के सोर्सेज के लिए बात करें तो एक है आपका पहला सोर्स है कि विजन मेंस 365। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है। पर देखिए अगर आप मेरी माने ना, तो अगर से आप ये चाहते हैं कि आप थोड़ा और एफर्ट दीजिए तो आप मेंस की जगह आप विजन की मंथली पढ़िए। अब विजन की मंथली पढ़िए, ना कि मेंस पढ़िए। क्योंकि रीज़न ये है कि मेंस में उनको कुछ कम पेजेस में बहुत टॉपिक देने होते हैं, तो वो बहुत टॉपिक को छोड़ देते हैं, वो नहीं देते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि अगर आप कर सके तो मेंस 365 की जगह आप विजन की मंथली पढ़िए। पूरी आपको मंथली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको 8 महीने की मंथली पढ़ने की ज़रूरत है। एग्जाम अगर से आपका मान लीजिए सितंबर में है या अक्टूबर में है, तो आपको जनवरी से पढ़ने की ज़रूरत है। और पूरी मंथली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी विजन की मंथली में अलग अलग सेक्शन होते हैं। तो आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिकली उसमें आइडेंटिफाई कर लेना, क्योंकि उसमें प्री प्लस मेंस दोनों मिला के होता है। तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो मेरे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ूंगा, उन्हीं को मैं ध्यान दूंगा। उनसे आप अपनी एक सेपरेट नोटबुक बनाइए और उसमें साल भर के करंट अफेयर के नोट्स उसमें आप लिखते जाइए, वो सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप विजन की मंथली 365 पढ़ते हैं, या आप तब पढ़ सकते हैं जब आपका ऑप्शनल तैयार ना हो, आपके पास टाइम ना हो, तब आप 365 रिलाई कर सकते हैं। बट आप मेरी माने तो मंथली पढ़िए, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगी आपके लिए। और दूसरा सोर्स है कि ओनली आईएएस का आप एडिटोरियल डिस्कशन देखिए। आपको क्या करना है कि आप अगर आप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन नहीं कर पा रहे ना, तो आप क्या करना, आप बेसिकली उसको सुनिए। आप 1 बार 2 बार 3 बार अलग अलग लेक्चर सुनेंगे ना, क्योंकि एडिटोरियल्स में क्या होता है, जो करंट इशू चलते रहते हैं ना, लोग उसी पर एडिटोरियल लिखते हैं और उसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव आपको मिल जाता है। आपको अपने एग्जाम में पॉइंट लिखने के लिए बहुत से पॉइंट मिल जाते हैं। तो आप उस एडिटोरियल डिस्कशन को सिर्फ सुनिए, आराम से आप सुनिए। आप उसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट लिखे कि भाई ये पॉइंट तो एकदम एकदम अलग ही है, मैं लिखूंगा तो एग्जामिनर खुशी के मारे पागल हो जाएगा, तो वो पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। नहीं तो एज सच आप पॉइंट नोट डाउन मत कर लीजिए, आप सिर्फ एज अ न्यूज़ की तरह उसको सुनिए, एज अ पॉडकास्ट की तरह आप उसको सुनिए। क्योंकि आप 3-4 बार चीज़ें सुनेंगे उसी टॉपिक के बारे में, तो आपके दिमाग में खुद चीज़ें फीड होने लगेंगी। तो एग्जाम में आप जाके वो 2-3 पॉइंट 3-4 पॉइंट भी अगर आप एक्स्ट्रा लिख दिए ना, तो वो स्टैंड आउट कर जाती हैं। तो आप इसको सुन सकते हैं। और हिंदी वालों के लिए मैं बोलूँगा कि आप डिस्ट्रिक्ट की मैगजीन पढ़ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट की मैगजीन मैंने देखी है, काफ़ी अच्छी है।
बिल्कुल विजन आज के सप्लीमेंट कर देगी आपके, तो आप पढ़ सकते हैं। प्लस हिंदी का एडिटोरियल डिस्कशन वो भी सुन सकते हैं, क्योंकि वो हिंदी में बोलते हैं, उनके स्लाइड जो होते हैं इंग्लिश में होते हैं, बट वो हिंदी बोलते हैं, तो आप भी यहाँ सुन सकते हैं, बाद में उसको आराम से लिख सकते हैं। और तीसरा है स्टैट्स, ये वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है। अगर से आप अपना नाम श्योर शॉट मेंस की लिस्ट में चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप मेंस क्वालिफाई करें बिना किसी हर्डल के, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपको ये टॉपिक को मास्टर करना ही करना पड़ेगा। नो मैटर कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं कि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, आपको ये टॉपिक मास्टर करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। क्योंकि स्टैट्स में आप 70 तक स्कोर कर सकते हैं, ये इतना हाई स्कोरिंग है। इतना स्कोरिंग कोई और सेक्शन है भी नहीं, ना GS1 में ना GS2 में। तो आप मेक श्योर करिए कि ये सेक्शन आप छूटे ना। और इस सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए आपको लास्ट मोमेंट तक नहीं बैठना है। आपका प्री का जब एग्ज़ाम हुआ और आपको अपना मार्क्स मिला के लग रहा है कि आप प्री को सेफली क्वालिफाई कर रहे हैं, उस दिन से ही आपको 1-2 घंटा करके स्टैट्स को देना शुरू कर देना है। इसमें आपको 3-4 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पाई चार्ट के, बार के और लाइन ग्राफ के। और कभी कभी क्या करते हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभी मिक्स करके भी आ जाते हैं कि पाई चार्ट और बार को एक कर दिया, या फिर बार और लाइन को एक कर दिया, या फिर पाई और लाइन को एक कर दिया, तो मिक्स भी आ जाते हैं। इसमें स्कोर करने का सबसे ईजी तरीका ये है, आप एग्ज़ाम से पहले अपना स्ट्रॉन्ग एरिया डिसाइड कर लीजिए कि भाई मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया पाई है कि बार है कि लाइन है, और आप जाके उसी अपने एरिया पे खेल के आइए, तभी आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। इसमें हम बुक्स की और सोर्सेज की बात करें तो आपके पास 2 सोर्सेज हैं। पहला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है। आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, उसके सॉल्व एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे। आपको ये करना होगा कि आप देखिए क्वेश्चन को किस तरह से लगाया है। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होते, क्वेश्चन जो होते हैं वो आधे पेज 1 पेज में आराम से हो जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि तरीका क्या है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि तरीका क्या है, आप वो देखिए। उसमें से अगर कोई फॉर्मूला आपको लग रहा है कि ये फॉर्मूला बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पूछता है एवरेज निकालने के लिए, पूछता है परसेंटेज में पूछ लेता है, तो परसेंटेज के फॉर्मूले जो होते हैं, एवरेजेस के फॉर्मूले जो होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के जो फॉर्मूले होते हैं, उसको आपको लिखना पड़ेगा। उसको आप नोट डाउन करिए और देखिए कि वो फॉर्मूला कैसे उस क्वेश्चन पर लग रहा है और आंसर कैसे आ रहा है। दूसरा है, एक यूसी झा की बुक आती है, मैं अभी बुक दिखा दूंगा। एक यूसी झा की बुक आती है और दूसरा RS अग्रवाल। आप इन दोनों में से किसी एक बुक को यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप यूसी झा को यूज़ करें या फिर RS अग्रवाल को यूज़ करें। इस बार का जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट RS अग्रवाल से कॉपी पेस्ट था, तो आप RS अग्रवाल भी लगा सकते हैं, यूसी झा भी लगा सकते हैं। जिन्होंने RS अग्रवाल लगाई होगी उन्होंने तो वहाँ पर तुरंत करके आ गए होंगे। ये आप सही या गलत जो भी है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बट जो था वो था। तो आप इन दोनों बुक में से एक बुक चूज़ कर सकते हैं। मैंने यूसी झा यूज़ की थी, आप RS अग्रवाल या यूसी झा कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बुक दिखा देता हूँ किस किस बुक की मैं बात कर रहा हूँ। यह है स्पेक्ट्रम की, गांधी नेहरू टैगोर। ये राजीव अहिर वाली नहीं है, ये थॉट्स के लिए है। ये आपकी KBC नैनो की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ये बुक है यूसी झा की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए थे वो कहाँ से आए थे, मेंस में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे जो मैंने आपको पहले कहा कि विजन में से, एडिटोरियल में से आप पढ़ सकते हैं, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि जैसे क्वेश्चन कहाँ से फंसे थे। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, हिस्ट्री 6 मेंस का पेपर है, यहाँ पे देख सकते हैं हमने सांथाल की बात की, बिरसा मुंडा आया था, चंपारण सत्याग्रह का आया था, नेहरू का व्यू आया था, आप मेन फीचर ऑफ पटना कलाम का आया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं राइट एनी टू, गांधी का आया है, सुभाष चंद्र बोस का, या फिर जयप्रकाश नारायण और क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आप ये देख सकते हैं सारे क्वेश्चन उसी टॉपिक से हैं जो मैंने बताया कि आप ऑल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 6 में से आपको 3 करना था, कोई भी 3 कर सकते थे। ये करंट अफेयर का सेक्शन है, मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था। आप ये देख सकते हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट पावर बाय बायोफ्यूल स्टारडस्ट 1.0। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन कोई कैसे कर सकता है, इस क्वेश्चन को कोई ना गैस कर सकता है ना एग्जाम में जाके कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को BPSC ने क्यों पूछा, अब वो आयोग ही जाने। ये क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबमिट से क्वेश्चन पूछता है, उस साल 12 सबमिट हुआ था, ये शायद नवंबर के महीने में हुआ था। एक्सप्लेन द 12 बिग समिट मेजर इमर्जिंग इशू, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ फॉर डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक है ये डायरेक्ट उन्होंने जो सबमिट की जो थीम थी डायरेक्ट उसी से पूछ लिया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से पूछा गया था क्वेश्चन। आत्मनिर्भर रोजगार योजना, यहाँ पे देखिए आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही थी, यहाँ उसके भाटिया के बारे में पूछ लिया है। और यहाँ पे देखिए हरित भारत मोबाइल क्रांति ऐप। अब इस क्वेश्चन में आप ये देखिए, इस क्वेश्चन को कोई कैसे कर सकता था। आप एक ऐप के बारे में आप एग्जाम में पूछ रहे हैं, कोई इसमें 4 पेज कैसे लिखेगा। तो इसी ऐसे क्वेश्चन को आपको टैकल कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को आपको थीम वाइज टैकल करना है। इसमें आप देखिए हरित भारत संकल्प, मोबाइल ऐप टू प्रमोट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सस्टेनेबिलिटी। अगर से इस क्वेश्चन को आप पहले तो आप छोड़ दीजिए, अगर से आपको नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर से आपके पास ऑप्शन है और अटेम्प्ट करना ही करना है, तो आप देखिए कि इसने बता दिया है कि ये ऐप है क्यों, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए है। तो आप इसी के अराउंड क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, आप इसी अराउंड क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे कि भाई कैसे ये ऐप जो है वो एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन करेगा, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हेल्प करेगा इंडिया को, और भी बाकी चीज़
आप सिर्फ इस ऐप तक सीमित नहीं रहेंगे, और भी चीज़ें क्या हेल्प कर सकती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे, आप उसको भी इस क्वेश्चन में इंक्लूड करेंगे, तभी आप 4 पेज लिख पाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि विजन की आपको कैसे पढ़ना है। ये देखिए आपका करंट अफेयर की मैगजीन है, विजन की मैगजीन है। इस पर हम ये देखते हैं कि ब्रिक्स का जो हुआ था सबमिट, ये देखिए विजन मंथली का इंडेक्स पेज है। यहाँ पे देखिए ब्रिक्स सबमिट, और जो क्वेश्चन पूछा गया था आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये था कि 12 ब्रिक्स सबमिट मेजर इमर्जिंग इशूज़, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ फॉर डेवलपमेंट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उस ईयर का ये मोटो ही था, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी और इनोवेटिव ग्रोथ। तो अगर आप मंथली में देखेंगे तो आप मंथली में आपको मिल जाएगा, पर अगर आप मेन 365 की बुकलेट पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कोशिश करिए कि आप मंथली पढ़िए, ताकि आपके कोई टॉपिक छूट ना पाए, क्योंकि उनके पास भी कंस्ट्रेंट होता है, उनको भी कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में पूरे साल का देना होता है, तो वो बहुत चीज़ मिस कर देते हैं, बट आपको इसका नुकसान होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने बात की कि आपकी GS1 में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, GS1 में टॉपिक्स क्या क्या पूछे जाते हैं, उसमें फोकस एरिया क्या होना चाहिए, आप टॉपिक्स को कैसे अप्रोच करेंगे, आप नोट्स कैसे बनाएंगे, इन सब चीज़ों की बात इन सब चीज़ों को मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने की कोशिश की है। एक चीज़ और, ये देखिए बिहार समग्र की बुक है और ये सृजन की बुक है, आप इसको देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिहार हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर फॉर BPSC। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ कि आपको GS1 को लेके, कि आपकी GS1 को लेके क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स, यू विल गेट गुड मार्क्स। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बनाता हूँ, मैं गाइड करता हूँ और लोग सब्सक्राइब करते हैं या फिर कमेंट करते हैं या फिर लाइक करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन आता है और मुझे समझ में आता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।